हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेखन कार्य यानी कि हमारा रचनात्मक लेखन का दूसरा टॉपिक मैं आपके पास लेकर आई हूँ। तो रचनात्मक लेखन ऐसा होता है कि आप लोग ये सोचो कि हम तुरंत ही सारी चीज़ें कर लेंगे, तो ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि इन सभी का अपना एक फॉर्मेट होता है। और मैंने हर एक वीडियो जिसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी, जैसे मैंने अनुच्छेद आपको एक्सप्लेन किया तो उसमें भी मैंने बताया कि अगर आपके पास इतने शब्द लिमिट का आता है तो उसको किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी। उसी तरीके से आज हमने एक टॉपिक लिया है पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन दो तरीके से आता है, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। अब ये क्या होता है ये हम आगे बढ़ेंगे। और ये हमारे, आप समझ लीजिए कि आप तो क्लास मेरे ख्याल से शायद सेकंड या थर्ड से आप लोग पत्र लिखना शुरू कर देते हैं और पत्र के फॉर्मेट आप लोगों को अभी तक रट जाने चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि अभी भी फॉर्मेट के लिए मेरे पास इतने क्वेश्चंस आते हैं कि मैम फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है। अरे बहुत इजी फॉर्मेट होता है और इन फॉर्मेट में बहुत ही बेसिक चेंजेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, और वो भी हमको लगता है शायद 4-5 साल पहले एक चेंज हुआ था, उसके बाद से वही सेम फॉर्मेट चल रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पत्र जो है वो क्लास, आप जैसे मैंने बताया कि वैसे तो आप सेकंड क्लास से लिखना शुरू करते हैं, तो आप किसी भी क्लास के हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11th में भी लेटर आता है ना। तो सारे ही क्लासेस में जो है वो लेटर आते हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा, आज मैं आपको बताऊंगी। हाँ, इतना बता दूं कि क्लास 9th 10th कोर्स ए में औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र आएंगे, जबकि क्लास 9th कोर्स बी में अनौपचारिक आएगा और आपका 10th कोर्स बी में औपचारिक पत्र आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके सिलेबस में ऑलरेडी मैं जब सिलेबस ओवरव्यू मैंने कराया तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। चलिए अब शुरू कर रहे हैं। पत्र लेखन क्लास 9 10 दोनों में आएगा। सबसे पहले हर एक चीज़, कोई भी चीज़ सीखनी है हमें बेसिक से सीखना चाहिए। अगर आप ये सोचो सतही सीख लोगे तो कहीं ना कहीं जाकर अटकोगे, तो हम बेसिक से आपको समझाएंगे सारी चीज़ें। पत्र लेखन क्या होता है? पत्र लेखन एक उपयोगी कला है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जीवनचर्या उसके बिना अपूर्ण है। कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हमें पत्र लिखना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि मैम आजकल कौन लिखता है। आप अगर एक एप्लीकेशन अपनी टीचर को भी दे रहे हो, मान लो व्हाट्सएप पे दे रहे हो या मेल पे दे रहे हो, किसी पे भी दे रहे हो, तो उस पे आप फॉर्मेट फॉलो करते हो। लिखना तो आपको पड़ता है, सिर्फ हाथ से नहीं लिखना है, टाइप तो करना है, फॉर्मेट तो अरेंज करनी ही करनी है ना। तो आपको वो फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है, तो ये है। दूसरी तरफ ये ललित कला है। ललित कला मतलब नई कला भी है क्योंकि इसमें मानव मन की रागात्मक अनुभूतियों की सहज स्वच्छंद अभिव्यक्ति संभव है। मतलब हमारे मन में जो चीज़ें भावनाएं उठती हैं इनको हम इस पत्र में लिख सकते हैं, औपचारिक पत्र में नहीं, अनौपचारिक पत्र में। ठीक है, इस विलक्षण कला के उपकरण हैं कागज, कलम और पत्र के आलेख की सूझबूझ। ठीक है, अब इसके लिए हम पत्र लिखने के लिए क्या चाहिए? हमें कागज चाहिए, कलम चाहिए और हमें दिमाग की सूझबूझ चाहिए कि किस तरीके के शब्दों को हम बंद करें, क्या करें, ये सारी चीज़ें। लेकिन सूझबूझ शब्द गहन अर्थ लिए हुए हैं। अब ये सूझबूझ कैसे आए भैया, पत्र कैसे लिखा जाए, ये सूझबूझ कैसे आएगा? तो ये भी थोड़ा गहराई में समझने वाली चीज़ है। किसी भी महापुरुष, चिंतक, नेता, साहित्यकार अथवा बुद्धिजीवी द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से उनकी विचारधारा, जीवन दर्शन, चिंतन कलन, व्यवहार नीति आदि की जानकारी मिल सकती है। अब देखिए, नेहरू जी के बहुत सारे पत्र इंदिरा गांधी को मिले, इंदिरा गांधी जी के बहुत सारे पत्र राजीव गांधी को मिले, महात्मा गांधी के बहुत सारे पत्र मिले। आप ज्योतिबा फुले के पत्रों को देख सकते हो। आप अगर कहीं संग्रहालयों में जाओ, हम कह रहे हैं कि हम आप सर्च भी करो तो आप बहुत सारे विचारकों के, समाज सुधारकों के, बड़े बड़े महापुरुषों के, आप स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती हैं, बहुत सारे लोगों के आप पत्रों को देखेंगे। तो उन पत्रों को पढ़ने के बाद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि पत्र लिखने के लिए भी कितनी सूझबूझ और समझ की ज़रूरत होती है। अब आप बोलोगे ये कैसे आएगा? ये एक दिन में किसी ट्रिक से नहीं आता है। कहते ना, जब हमें अपना शरीर मजबूत करना हो तो खाना, हमें पोषण अच्छा लेना पड़ता है।
उसी तरीके से अगर हम अपनी बुद्धि और समझ को मजबूत करना है तो उसे भी पोषण देना पड़ेगा। वो पोषण हमें मिलता है किताबों से। जितना अच्छा हम पढ़ते हैं उतना अच्छा हम समझते हैं और उतना अच्छा ही डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सूझबूझ, समझ, शब्दों का चयन, ये सारी चीज़ें आप ये कहो कि आपको ऐसे ही आ जाएं किसी ट्रिक से, तो नहीं आती। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। चलिए अब आते हैं पत्र लेखन की विशेषताएं। पत्र लेखन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है स्पष्टता। जो बात आप कहना चाह रहे हो वो आपके शब्दों से स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जानी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। पत्र चाहे किसी प्रकार का हो, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता यदि पत्र प्रेषक के आशय को स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं कर पाता है तो पत्र का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। तो समझ में आया, इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता यानी कि अगर मैंने आपको पत्र लिखा तो आप है प्राप्तकर्ता, मैं कौन हूं? प्रेषक। तो क्या है? पत्र प्राप्तकर्ता यानी कि आप, पत्र प्रेषक यानी कि मैं के आश्रय यानी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर उसको आप नहीं समझ पाओ तो मेरा पत्र लिखना तो बेकार है। मैं पत्र अगर आपको लिख रही हूँ और आप मेरी बात समझ ही नहीं पाओ कि आखिर मैंने पत्र लिखा क्या है, तो मेरा पत्र लिखना तो बेकार है ना, है कि नहीं? वही चीज़ है। तो किस उद्देश्य से मैंने ये पत्र लिखा है वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। सरकारी या व्यावसायिक पत्रों में तो स्पष्टता का गुण सर्वोपरि माना जाता है। हम अनौपचारिक पत्रों में अगर एक पल को बातों को घुमा फिराकर सजाकर लिख सकते हैं, लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं जो हमेशा हम खास तौर से किसी उद्देश्य के लिए लिखते हैं। मान लीजिए मेरे घर के आसपास बहुत गंदगी है तो नगर निगम को लिखा, मेरे यहाँ बिजली नहीं आ रही है तो बिजली बोर्ड को लिखा, भाई परिवहन संचालन ठीक से नहीं चल रहा है तो परिवहन मंत्रालय को लिखा, या सरकार के द्वारा मुझे कोई काम निकलवाना है तो मैंने सरकारी कार्यालयों में, सचिवालय में कहीं को पत्र दिया। अगर उसमें मैंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखा ही नहीं तो सामने वाले को मेरी बात, समस्या मेरी समझी में नहीं आएगी, तो मेरी समस्या क्या हल करेगा? हल कर ही नहीं पाएगा। स्पष्टता का दूसरा पक्ष उसकी सुवाच्यता से संबंधित है, यानी कि मैं जो बात कह रही हूँ वो वाच्य तो आप सभी को पता है, तो अच्छे से समझाना, अच्छे से बोलना, ये सबसे बड़ी चीज है। लिखावट स्पष्ट होने पर भी प्राप्तकर्ता उसे पढ़ और समझ सकता है। तो पहला पक्ष क्या है? ठीक से आप स्पष्ट करो। दूसरा, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हमेशा बोली जाती है कि हैंडराइटिंग पे बहुत काम करिए। फिर आते हैं एकान्नविति। क्या होती है एकान्नविति? देखिए, एक पत्र में प्रायः एक ही विषय, संदर्भ या उद्देश्य की पूर्ति संभव है। अब आप ये समझो कि पत्र एक लिखा और अपनी 4 प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं होता। एक पत्र में एक ही उद्देश्य के साथ लिखा जाता है। प्रेषक पत्र प्राप्तकर्ता को जो बात पहुंचाना चाहता है वही मुख्य होनी चाहिए। अब मान लो, सपोज ऐसे मैं बताती हूँ, आपके घर में बिजली ठीक से नहीं आती, सुचारू रूप से वोल्टेज कम आता है, जो कोई भी है, आप बिजली बोर्ड को लेटर लिखोगे, ठीक है, कि भाई हमारे एरिया में बिजली की बहुत कटौती हो रही है और जो है वो फेस भी अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। आप एक उद्देश्य से लिखोगे, वो बंदा समझेगा, ठीक है। अगर उसी में आप बोलो कि भाई तार भी गड़बड़ है और मेरे बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, अब एक साथ आप एक ही पत्र में 4 समस्याएं लिख दो, तो वो बंदा पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाएगा कि आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमेशा जब भी लिखा जाता है पत्र, एक ही उद्देश्य से, एक ही समस्या के साथ लिखा जाता है। अभिवादन, अनुशंसा तथा उत्तर पाने की इच्छा आदि पत्र के औपचारिक अंग है, ठीक है। ये औपचारिक अंग खास तौर से सरकारी कार्यालयों में होता है कि हमने पत्र लिखा, फिर उसके बदले में मुझे उत्तर भी मिलेगा, परंतु उनमें वर्णन, विषयावतार नहीं होना चाहिए। व्यवसायिक व सरकारी पत्रों में विषय प्रायः निश्चित रहना चाहिए। तो औपचारिक पत्रों की हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि ये एक खासियत होनी चाहिए कि जो भी पत्र हम लिख रहे हैं वो एक ही उद्देश्य, एक ही समस्या, एक ही संदर्भ में होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को, हमें एलिमेंट्स को नहीं डालना चाहिए। उसको बोलते हैं एकान्नविति। फिर आते हैं सहजता। पत्र में लिखी हुई हर बात सहज होनी चाहिए, उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। दूसरे, इसमें भाषा का समुचित प्रयोग करना चाहिए। अधिक अलंकारिक भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। तो ध्यान में समझ में आया कि सहज का मतलब क्या है? जो आराम से समझ में आए दूसरों को, ऐसा लिखिए।
बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों को, मुहावरेदार और कठिन शब्दों को हमें नहीं लेना चाहिए, और बनावट तो कतई नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें स्वाभाविक हैं उन्हीं को व्यक्त करना चाहिए। फिर आते हैं संक्षिप्तता। अब देखिए, खास तौर से ध्यान रखिए कि जो पत्र दो तरीके के होते हैं, पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र चूंकि हम अपने रिश्तेदारों, जान पहचानों को लिखते हैं, वालों को लिखते हैं, तो ये पत्र लंबे हो सकते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र में हमेशा संक्षिप्त चीज़ को ही लिखना चाहिए। क्योंकि अब ये पूछोगे आप क्यों, देखिए रीज़न ये होता है कि जो औपचारिक पत्र होते हैं ये किसी न किसी कार्यालय में हम भेज रहे हैं, किसी कार्यालय में भेज रहे हैं। मान लीजिए हम अगर स्कूल में प्रिंसिपल को भी दे रहे हैं, या हम बिजली बोर्ड को दे रहे हैं, जल निगम को दे रहे हैं, नगर निगम को दे रहे हैं, या हम पुलिस अधीक्षक को दे रहे हैं, संपादक को दे रहे हैं, पुस्तक विक्रेता को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं अगर, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति व्यवसाय में है। अगर हम उसे पत्र इतना लंबा लिखेंगे, उसके पास इतना लंबा समय नहीं होता, व्यावसायिक कंपनियों में इतना ज़्यादा समय नहीं होता है। तो इसलिए पत्रों में संक्षिप्तता मस्ट होती है, खासतौर से औपचारिक पत्रों में। पत्र का कलेवर संक्षिप्त होना चाहिए। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि विस्तृत पत्रों को पढ़े। पत्र में संक्षिप्त रूप से अपनी बात लिखनी चाहिए। दूसरा, अधिक विस्तार से मूल कथ्य रह जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि अगर हम बहुत ज़्यादा लंबा लिखेंगे तो जो मेन बात हम कहना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं खो के रह जाएगी। तो इसलिए आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है, छोटा पत्र लिखकर खास तौर से औपचारिक पत्रों में ये हमें करना ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट आते हैं शालीनता। शब्दों का चयन बड़ा शालीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही अभद्र भाषा में लिख दें। किसी पत्र में उसके लेखक के व्यक्तित्व, स्वभाव व व्यवहारिक आचरण की झलक मिलती है। यानी कि अगर मैं पत्र लिख रही हूँ तो मेरी लेखन शैली, मैंने जो शब्दों का चयन किया है वो मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि मैं कैसी पर्सन हूँ। ठीक है। सरकारी, व्यावसायिक तथा अनौपचारिक पत्रों की भाषा शैली विशेष शिष्ट रूप में लिखी जानी चाहिए, बहुत ही सम्माननीय। आपको चाहे भले जितनी तकलीफ हो, लेकिन शब्दावली बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। मौलिकता से अभिप्राय नयापन व ताजगी से है। उसमें बातें सामान्यतः वही होती हैं जो प्रतिदिन लिखी जाती हैं, परंतु उन्हें लिखने के नए ढंग और पत्र प्राप्तकर्ता अधिक प्रभावित होता है। देखिए, हम लिखते तो ना जाने कब से आ रहे हैं, लेकिन अगर उस लिखने में हम थोड़ा सा नयापन लेकर आएँ, ठीक है। अब नयापन आप कैसे लाओगे? ठीक है, नयापन लेने के लिए हमेशा शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो उन शब्दों का चयन जब आप अच्छा करोगे तो वो मौलिकता रहेगी। मौलिकता का मतलब एक बेसिक अगर मौलिक बोले तो जो चीज़ जैसी है उसको वैसे स्वरूप में प्रस्तुत करिए, लेकिन थोड़ा रैपिंग अच्छी कर दीजिए, बस। ठीक है। अब आ जाते हैं पत्र के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, यानी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर इनको हम बेसिक तौर पर आपको बताएं तो पत्र हम दो तरह के लोगों को लिखते हैं। वो लोग जिनको हम जानते नहीं, दूसरे जिनसे हमारा रिश्ता भी है या जिनसे हम पहचान रखते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, जिनको हम नहीं जानते हैं और पत्र लिखते हैं वो लोग होते हैं औपचारिक। ठीक है, औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। मतलब अब ये लोग कौन होते हैं? जैसे किसी संस्था को हम लिख रहे हैं, खास तौर से कार्यालय और संस्था में, अब जिसमें हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। ठीक है, हम जो है वो संपादक को पत्र लिखें, हम बिजली बोर्ड को लिखें, हम जल निगम को लिखें, हम पुलिस अधीक्षक को लिखें, हम पुस्तक विक्रेता को लिखें, तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों को पत्र लिखते हैं जिनको हम नहीं जानते। तो वो सभी किस में आते हैं? औपचारिकता में बंधे हुए आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम औपचारिकताएं नहीं निभाते हैं, मतलब हम जैसे हैं उसी तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। अब ये हमसे जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं या जो हमारे पहचान वाले होते हैं, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, ठीक है, हमारी मित्र हो गई, ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? इनको हम अच्छे से जानते हैं, तो इनके साथ हम औपचारिकताएं यानी कि फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभाते हैं। तो ये इसको जो हम पत्र लिखते हैं ये होते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं औपचारिक पत्र। क्या दिया है? विशिष्ट नियम विधानों में आबद्ध विधि प्रविधि सम्मत पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जहाँ पर लिखने के कुछ नियम हों, कुछ कायदे हों,
जहाँ पर हम शब्दावली का चयन बहुत समझ बूझ के साथ करते हैं, वे सभी पत्र औपचारिक पत्र की कैटेगरी में आते हैं। औपचारिकताएं मतलब जहाँ पर हम अपने मन के विचारों को थोड़ा सा दबाते हैं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं सिर्फ उतनी ही करते हैं, तो वो कहलाती हैं हमारी औपचारिक पद्धति। इन पत्रों का ना कोई स्वरूप है एवं आकार प्रकार विशिष्ट पद्धति के अनुसार होता है। तो देखिए यहाँ पर इन पदों में ना केवल स्वरूप, ठीक है, यानी कि इनका जो प्रारूप, आकार प्रकार, इन सभी के अपने कुछ न कुछ नियम, कुछ न कुछ विधियां होती हैं, अपितु इनकी विषय वस्तु, विधि, प्रविधि, यहाँ तक कि भाषा शैली भी औपचारिकता के एक निश्चित ढांचे में ढली होती है। यानी कि यहाँ पर लिखने का तरीका हो, भाषा शैली हो, इन सभी के अपने कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं, उनके अंदर ये बंधा होता है। सभी प्रकार के सरकारी, अर्ध सरकारी एवं व्यावसायिक पत्र इसी वर्ग में आते हैं। तो जितने भी आप सरकारी ले लो, अर्ध सरकारी ले लो, बेसिकली आप ये समझ लो कि आप किसी भी संस्था को अगर पत्र लिख रहे हो तो वो औपचारिक पत्र की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर, सीधे सीधे जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं वह अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। सिंपली बात है, जब जैसे निजी पत्र आ गए आजकल खास तौर से जो हम लोग के लव लेटर्स वगैरह लिखे जाते हैं, ये भी उन्हीं अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आप अनौपचारिक पत्र ले लो, तो दूसरे व्यक्तिगत पत्र हैं, जैसे हमने अपने माता पिता, भाई बहन या अपने रिलेटिव्स को लिखा, अपने मित्रों को लिखा, इन सभी को अगर हम लिखते हैं तो ये सभी क्या आते हैं, और अनौपचारिक पत्र की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे पत्रों में किसी प्रकार की विशेष विधि या नियम पद्धति के पालन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इनमें किस तरह के शब्द लिखने हैं, किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना है, ये ऐसे कोई भी नियम इसमें नहीं होते हैं। शिष्टता, सुयक, संबोधन, अभिवादन और अनुषंगात्मक शब्दावली के प्रयोग में पत्र लेखक स्वतंत्र रहता है। यानी कि इसमें हमें किसको क्या अभिवादन देना है, क्या चीज़ें इससे किस संबोधन देना है, ये सब के लिए लेखक, यानी कि अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हूँ कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ। इसके लिए किसी औपचारिकता के निर्वाह का बंधन नहीं होता, मतलब मैं किसी तरह की फॉर्मेलिटी निभाऊं ये नहीं होता, मेरे जो मन में है मैं उस तरीके से उसको लिखती हूँ। ऐसे पत्रों की भाषा प्रायः पत्र लेखकी की अपनी सहज बोलचाल की भाषा होती है। आकार प्रकार में भी ये पत्र लचीले होते हैं, यानी कि इनका कितना बड़ा आकार होना चाहिए, इनमें क्या क्या होना चाहिए, आप एक साथ इसमें कई बातों को लिख सकते हैं, कई मैटर्स को लिख सकते हैं, ये इसके लिए भी कोई नियम नहीं है। क्योंकि मान लीजिए जैसे मैं अपनी मम्मी को पत्र लिख रही हूँ, तो हाँ भाई मैंने उनका हालचाल पूछा, अपना हालचाल बताया, फिर हम ये बताएंगे, मान लीजिए उनको हम बताने वाले हैं कि हम अभी कुछ दिन में आने वाले हैं, तो हम वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर उसके बाद हम कहीं घूमने गए थे, हम वो भी बताएंगे। फिर हम वो पूछेंगे कि भाई आप गई थी तो आपका कैसा रहा। फिर मान लो हमने अपने बच्चे के बारे में बताया, फिर हमने जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर एक विषय पर पत्र लिखा जाए ये ज़रूरी नहीं होता। इसको अपनी लिमिटेशन कुछ इसकी डिसाइड नहीं होती, एक दो पन्ने का भी आप लिख सकते हो। तो अनौपचारिक पत्र में किसी भी प्रकार के बंधन नहीं होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं पत्र लेखन की विधि। अब पत्र लिखने का फॉर्मेट तक तो हम आते हैं, फॉर्मेट तो वो तो हम आपको बता देंगे, लेकिन अक्सर ये होता है, मैं ये देखती हूँ कि मैम उसका संबोधन क्या देंगे, नीचे हम अपने बारे में, यानी कि प्रेषक अपने बारे में क्या लिखेगा, भवदीय लिखेगा, आज्ञाकारी लिखेगा, कि क्या कहते हैं संदेश वाहक लिखेगा, क्या लिखेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं। तो आज ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगी पूरे एक बढ़िया टेबल के माध्यम से, उनको भी आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, पत्र लेखन की विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले आता है प्रेषक का नाम व पता। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ में प्रेषक के नाम पता दिए जाते हैं अनौपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र में ऊपर होगा तो औपचारिक पत्र में नीचे होता है। तो ये सारे फॉर्मेट अभी मैं बताऊंगी, लेकिन इनमें क्या क्या होता है ये चीज़ आप देखो। सबसे पहले प्रेषक यानी कि मैं, अगर मैं पत्र लिख रही हूँ तो मैं प्रेषक हूँ। प्रेषक का नाम व पता, पत्र लेखन में सबसे पहले बाईं ओर प्रेषक का नाम व पता
लिखा जाता है। व्यवसायिक पत्रों में सबसे ऊपर लिखने वाले का नाम व पता दिया जाता है। तो समझ में आया। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले हम लिखते हैं अपना, और औपचारिक पत्रों में नीचे दिया जाता है प्रेषक का। फिर आते हैं व्यावसायिक पत्रों में लिखने वाले का नाम पता, ठीक है। फिर आ जाते हैं पत्र पाने वाला यानी कि प्रेषिती या प्राप्तकर्ता का नाम व पता। प्रेषक के बाद बाईं ओर ही पत्र पाने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। नाम की जगह कहीं कहीं केवल पदनाम भी लिखे जाते हैं। पत्र पाने वाले का पूरा विवरण लिखा जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, सेवा में प्रधानाचार्य, जो भी आपका नवीन पब्लिक स्कूल या राजकीय विद्यालय जो कोई भी है, आप लोग लिखते हैं ना, तो प्रधानाचार्य का नाम की जगह सिर्फ पदनाम हम दे देते हैं, ठीक है। पदनाम देकर भी काम किया जा सकता है। फिर आते हैं विषय संकेत। विषय आपका सिर्फ औपचारिक पत्रों में रहता है, अनौपचारिक पत्रों में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता और क्यों रहता है, ये रीजन अभी पत्र पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। औपचारिक पत्रों में विषय के बारे में लिखना अनिवार्य है। उस विषय को पाने वाले के नाम के नीचे विषय शीर्षक देकर लिखना चाहिए। तो औपचारिक पत्रों में विषय देना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वो किसी ना किसी संगठन को लिखे जा रहे हैं। मान लीजिए आपने अगर बिजली बोर्ड को पत्र लिखा, ठीक है। अब बिजली बोर्ड में खाली आपका पत्र तो एक दिन में पहुंचता नहीं, वहां पे नानो एक दिन में तो 50 पत्र पहुंचते हैं। तो अब क्या होता है, हर एक ऑफिस में अलग अलग सेक्शंस होते हैं। क्या होता है, एक जगह बिल का सेक्शन होता है जहां पर बिल भरे जा रहे हैं, दूसरी जगह एक सेक्शन होता है जहां पर बकाया चेक किया जाता है, जिन लोगों ने बिल नहीं दिए हैं वो सेक्शन होता है। एक जगह जहां पर इतना ज़्यादा बिल है कि उनकी बिजली काट देनी है, वो होता है। एक सेक्शन ऐसा होता है जहां पर ये देखा जाता है जिनके घरों में बिजली को लेकर गड़बड़ी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक डिपार्टमेंट में देखो तो कई सारे सेक्शंस होते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ बिजली ठीक से नहीं आ रही है या वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, तो अब आप उसमें अगर विषय में ये चीज़ लिख दोगे तो जैसे ही वो पत्र खोला जाएगा, विषय पढ़ा जाएगा, तो सीधे सीधे उस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा आपकी प्रॉब्लम। और अगर आपने विषय नहीं लिखा तो क्या होगा, पूरा पत्र लिखने इतनी संस्था में इतने पत्र आते हैं कि आपको पूरा पत्र पढ़ने का टाइम किसी को नहीं होता है। सबसे पहले विषय पढ़ा जाता है और उस सेक्शन में उसको डिलीवर कर दिया जाता है। वो सेक्शन वाला व्यक्ति जो है, अब मान लीजिए एक बिजली बोर्ड में 50 पत्र आए, अब 50 पत्रों में खाली 2 पत्र ऐसे हैं जो आपको शिकायत कर रहे हैं बिजली की सही सुचारू व्यवस्था नहीं है, तो वो 2 पत्र उस सेक्शन में जाएंगे तो आराम से पूरा पढ़ा जाएगा, पूरी कंप्लेंट पढ़ ली गई और काम हो जाएगा। मान लो अगर आपने पूरा नहीं लिखा तो वो हर सेक्शन में दौड़ेगा ना, और आपका काम होने में कितना टाइम लगेगा। इसीलिए विषय औपचारिक पत्रों में कंपल्सरी होता है कि किस लिए और किस डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट के भी किस सेक्शन को वो पत्र लिखा जा रहा है। फिर आते हैं संबोधन। विषय के बाद सीधे संबोधन। मान लीजिए महोदय है, महोदया है, मान्यवर है, कुछ भी आप दे दो, श्रीमान है ना, तो इस तरीके से हम संबोधन देते हैं ना। अब किसको क्या संबोधन दिए जाते हैं इसे भी हम पूरे ग्राफ के थ्रू आपको समझाएंगे। विषय के बाद पत्र के बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर ध्यान रखना, जब से अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये दाहिना हो गया और ये आपका बायां साइड हो गया। बाएं साइड में ही आपका मार्जिन रहता है, बस मार्जिन के बाद से लिखा जाता है। अभी मैं आपको पूरी चीजें क्लियर करने वाली हूं, ठीक है। पत्र के प्रिय लिख कर, हाँ क्या हुआ, बाईं ओर संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत यानी कि अनौपचारिक पत्र जो रहते हैं, जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, में प्रिय लिखकर प्राप्तकर्ता का नाम या उपनाम दिया जाता है। जैसे आप क्या दियोगे, प्रिय मोहन, प्रिय मनीषा आदि, ठीक है। तो उसमें हम प्रिय लिख सकते हैं औपचारिक, अनौपचारिक पत्रों में। औपचारिक पत्रों में तो ये नहीं लिख सकते। औपचारिक पत्रों में हमें क्या लिखना होता है, महोदय, श्रीमान, मान्यवर, ये सारी चीजें आती हैं ना। देखिए क्या, अपनों से बड़ों के लिए प्रिय के स्थान पर पूज्य, मान्यवर, श्रद्धेय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में महोदय शब्द के द्वारा इसे संपन्न कर लिया जाता है, क्योंकि जिसको हम लिख रहे हैं उसे सम्मानीय शब्दों के साथ संबोधन करना जरूरी है। मुख्य कलेवर, अब उसके बाद सीधे क्या आ जाता है, मुख्य कलेवर। संबोधन के बाद पत्र की मुख्य बातें लिखी जाती हैं, जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं। इसका संक्षिप्त, स्पष्ट व रोचक होना अनिवार्य है। मूल कथ्य से ही लेखक की अभिव्यक्ति क्षमता का परिचय मिलता है।
अनौपचारिक पत्रों में मूल कथ्य विषय से ही संबोधित होता है, उसी से संबंधित रहता है। फिर आते हैं समापन निर्देश यानी कि एंड। अब देखिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों का जो एंड होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। पत्र समाप्ति के बाद प्रेषक प्राप्तकर्ता से अपने संबंध व विषय की औपचारिकता या अनौपचारिकता के अनुसार कुछ समापन सूचक शब्दों का प्रयोग कर पत्र समाप्त करता है। जैसे औपचारिक पत्रों में है तो आप हमारी समस्या पर ध्यान देंगे या जी शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही करिए, सा धन्यवाद कहकर समाप्त कर देता है। लेकिन अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है, मान लीजिए कि अगर हमने चाची जी को पत्र लिखा है तो चाचा जी को क्या होगा, चरण स्पर्श। ठीक है, चाची जी को तो हम पहले कर लेंगे, चाचा जी को चरण स्पर्श, बड़े भाई को चरण स्पर्श, छोटी बहन को ढेर सारा प्यार। इस तरीके से एंड करते हैं आपका प्रिय भतीजा जो भी आपका नाम हो। लेकिन औपचारिक पत्रों में क्या है, सा धन्यवाद। अब आपको ये देखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए आप स्कूल में लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर आप शिकायत कर रहे हो तो शिकायतकर्ता आप देख सकते हो। ठीक है, वहां पर अगर मान लीजिए आपने शिकायत करी है बिजली बोर्ड में तो आप शिकायतकर्ता हो गए। तो अगर निवेदन कर रहे हो तो निवेदक हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भवदीय या भवदीया लिख दो, सिंपल। ठीक है ना, तो ये हर जगह जो है वो समापन वाले शब्दों के साथ एंड करते हैं। अभी बहुत सारे अभी कंफ्यूजन आएंगे आप लोगों को पत्र लिखते समय। ठीक है, मैं हमें आपसे फिर भी बोलूंगी, अगर आपको इसके बाद भी डाउट रह जाता है तो वीडियो के एंड में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि क्या चीजें हैं जिनको लेकर आपको डाउट हो रहा है। हस्ताक्षर और नाम, एंड में क्या है, अपना नाम या हस्ताक्षर। औपचारिक पत्रों में हमें हस्ताक्षर करना पड़ता है, लेकिन अनौपचारिक पत्रों में नाम लिख के काम चल जाता है। अंत में भेजने वाले के हस्ताक्षर बाईं ओर किए जाते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में प्रेषक का पूरा नाम लिखा जाता है। तो हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, औपचारिक पत्रों में। अनौपचारिक पत्रों में आप नाम लिखकर छोड़ दो खाली। संलग्न, संलग्न मतलब क्या होता है, साथ में अटैच। कभी कभी ऐसे पत्र लिखे जाते हैं जिनके साथ हमें कुछ अटैचमेंट यानी कि फोटोकॉपी अटैच करनी पड़ती, तो उसमें हमेशा जहां पर हमने अपने नाम को एंड किया उसके बाद हमें संलग्न लिखना पड़ता है। संलग्न लिखने के बाद किस किस चीज की फोटोकॉपी अटैच कर रहे हैं वो हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उस पत्र के साथ अटैच करोगे। औपचारिक पत्रों में मूल पत्र के साथ अन्य आवश्यक कागज भी भेजे जाते हैं, इन्हें उस पत्र में के संलग्न कहते हैं। संलग्न हस्ताक्षर के बाद बाईं ओर ही लिखा जाता है। मान लो यहां पर आपने लिख दिया, इसको आपको समझा देती हूं मैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर ये संलग्न लिख गया, यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने अपना नाम लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा रूपाली वर्मा। ठीक है, यहाँ पर पत्र का एंड हो जाता है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, ये आपको लिखा। अब संलग्न हम क्या क्या कर रहे हैं, किस किस चीज की फोटोकॉपी इसके साथ अटैच कर रहे हैं, यहां पर हम नंबर 1 डालते हैं। नंबर 1 हमने क्या डाला, हमने डाला अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट। ठीक है, हाई स्कूल अंक तालिका। उसके बाद आप उसका क्या लगाओगे, प्रमाण पत्र। दूसरा हमने क्या लगाया, हाई स्कूल प्रमाण पत्र। तो जिसकी भी फोटोकॉपी आप में अटैच कर रहे हो वो सारी लिखनी पड़ती हैं। आप जितनी फोटोकॉपी अटैच करोगे वो सारी चीजें आप नीचे से लिखते हुए चले जाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ में हमें जो है अटैच करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे आपने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया और वो सामान जो आया वो सही नहीं था, आप वापस कर रहे हो, तो उसकी जो आपको रिसिप्ट मिली थी उसकी फोटोकॉपी करके आप निकलवा के लगाओगे, तो उसके साथ संलग्न करोगे कि खरीदे गए सामान की जो मूल्य रसीद है वो हम आपके साथ दे रहे हैं, वो साथ में संलग्न किया जाता है। तो इस तरीके से होता है। चलिए, जैसे मैंने बताया था कि पत्र का आरंभ और समाप्त करते समय संबोधन है, अभिवादन है, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, चला चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं व्यक्तिगत पत्र। अब व्यक्तिगत पत्र क्या होते हैं आप सभी को पता है,
यानी कि अनौपचारिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं बड़ों को पत्र लिखना। जब हम अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं, जैसे माता जी हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो हमसे बड़े होते हैं। ठीक है, तो इनको जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र मतलब क्या हो गया? आपके अनौपचारिक पत्र हैं। बड़ों को, अपने से बड़ों को जब हम पत्र लिखते हैं तो इसमें हम संबोधन क्या देते हैं? संबोधन कहाँ आता है? संबोधन आता है स्टार्टिंग में। ठीक है ना, स्टार्टिंग में जब हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जहाँ पर हमने लिखा प्रिय मित्र, तो अब पिताजी के लिए या माताजी के लिए हम क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? श्रद्धेय, माननीय, मान्यवर, परम पूज्य, पूजनीय, पूज्या, पूज्यवर, आदरणीय। ठीक है ना, तो ये सारे संबोधन वाले शब्द आ जाते हैं। फिर हम आते हैं अभिवादन। अभिवादन में क्या होता है? नमस्कार, चरण स्पर्श। तो अब यहाँ पर जो हमसे बड़े हैं उनको तो हम क्या लिखेंगे? अब जैसे लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, बहुत जगह ऐसा होता है लड़कियां पैर नहीं छूती, और बहुत जगह होती है लड़कियां पैर छूती हैं, लड़के तो छूते ही छूते हैं हर आदमी। तो उस जगह तो हम सीधे सीधे जहाँ लड़के हैं वो चरण स्पर्श ही लिख देंगे, सीधे सीधे अपने से बड़ों को। लेकिन अगर लड़कियां पैर नहीं छूती तो फिर वो क्या कहेंगी, क्या लिखेंगी? तो वो क्या कर सकते हैं? जैसे जीव चरण छू सकते हैं, चरण स्पर्श। नहीं छू सकते हैं, सादर प्रणाम, नमस्कार, सादर नमस्कार। ठीक है, तो जो पैर छू सकते हैं, जैसे हमने बोला आदरणीय पिताजी, सादर नमस्कार, या चरण स्पर्श। जो चरण छू सकते हैं चरण स्पर्श, नहीं छू सकते सादर प्रणाम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं समापन। जब हम एंड में आते हैं, जब एंड में आते हैं तब क्या होता है? जैसे अब आप बोलते हो आपका आज्ञाकारी पुत्र, भवदीय, विनीत, आपका स्नेहकांक्षी स्नेह भाजन। एंड में आते हैं ना, आपका आज्ञाकारी पुत्र सोमेश, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, इस तरीके से हो सकता है। आपका स्नेहकांक्षी पुत्र या स्नेहकांक्षी पुत्री, है ना, कुछ भी आप लिखे उसके नीचे अपना नाम लिख देते हो। तो वो समापन वाले शब्द ऐसे रहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने मित्र को जब हम पत्र लिखते हैं। अब मित्र को जब पत्र लिखेंगे तो संबोधन शब्द क्या होगा? मित्रवर, सुहृदय कर, प्रिय, प्रिय बंधु, बहन, बंधुकर। तो अब क्या होता है? सखी, सखी भी लिख सकते हैं, सखा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आया? सप्रेम, नमस्कार या नमस्ते। अब चूंकि वो तो हमारा मित्र है। समापन में भवदीय, आपका मित्र या आपकी सखी, कुछ भी आप लिखो। फिर आते हैं बराबर वालों को, जो हमसे बराबर में, हमारे भाई बहन जो हमारे सेम एज ग्रुप के होते हैं, बराबर वालों को। प्रिय भाई, प्रिय बंधुवर, बहन, प्रिय बंधु। ठीक है, तो ये हमारे जो बराबर के लोग होते हैं उनके लिए है। यहाँ लिखेंगे नमस्कार, नमस्ते। फिर आते हैं उत्तराभिलाषी। उत्तराभिलाषी का मतलब होता है आपकी उत्तर का अभिलाषी रखने वाला। मतलब आपने कुछ ऐसा लिखा है तो आप अगर उसकी उत्तर चाहते हो तो उत्तराभिलाषी सोमेश, सिंपल ऐसे लिख दो। फिर आ जाते हैं तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा अग्रज, ठीक है, तुम्हारी अग्रणी, कुछ भी लिखो आपका। फिर आ जाते हैं, मान लो छोटों को पत्र अगर लिख रहे हैं, जो हमसे छोटे हैं, हमारे भाई बहन वगैरह जो हमसे छोटे रहते हैं, तो अगर छोटे को लिखेंगे तो क्या होगा? प्रिय, आयुष्मान, चिरंजीवी। ठीक है, तो क्योंकि अब चिरंजीवी का मतलब उनको हम आशीर्वाद देते हुए काम शुरू कर रहे हैं। फिर आते हैं वहां पर अभिवादन क्या देंगे हम? चिरंजीवी रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद, ये देते हुए। फिर आते हैं अगर एंड करेंगे तो क्या होगा? एंड में होगा शुभाकांक्षी। शुभाकांक्षी का मतलब होता है शुभ की आकांक्षा रखने वाला, शुभ की आकांक्षा रखने वाला। अब किसकी शुभ? जिसको हमने लिखा है पत्र। फिर आते हैं तुम्हारा अग्रज या तुम्हारी अग्रणी, हितैषी, शुभेक्षु, शुभ चिंतक। ठीक है, फिर आते हैं पति पत्नी। अगर एक पति अपनी पत्नी को पत्र लिखे या पत्नी अगर अपने पति को पत्र लिखती है तो यहाँ पर प्रेम संबंध होता है।
अब प्रेम संबंध में हम किस तरीके से संबोधन देते हैं, देखो क्या है, प्रिय वर, प्रियतम, प्रिय या प्रिय, प्रिय या प्रिय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेम संबंध है तो इस तरीके से संबोधन होगा। फिर अभिवादन, सह स्नेह, नमस्ते, प्रणाम, कुछ भी आप दे सकते हो। तुम्हारा, तुम्हारी, आपको, आप में से मैंने कई लोगों का, जब मैं कॉपी चेक करती हूँ ना तो पत्र वगैरह अगर मैं पढ़ती हूँ तो उसमें आप लोग हाय हेलो तक लिख देते हो। हाय हेलो इंग्लिश वर्डिंग है, इंग्लिश वर्डिंग को हम हिंदी के पत्र में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपरिचितों को, मतलब जिनको हम नहीं जानते हैं। मान लो हम अपने भाई के मित्र को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी कंडीशन में क्या होगा, महोदय, महोदया, प्रिय या महाशय, ठीक। फिर आते हैं नमस्ते, उनको क्योंकि हम जानते नहीं तो हम क्या लिखेंगे, नमस्ते, और एंड में भवदी। तो ये हमारे कौन सा पत्र था, व्यक्तिगत पत्र, यानी कि अनौपचारिक पत्रों में हम इस तरीके से लिखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने औपचारिक पत्रों में। सबसे पहले ध्यान रखना, औपचारिक पत्रों में किसी भी तरह का अभिवादन नहीं दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले कार्यालय पत्र आते हैं जो हम किसी कार्यालय को दे रहे हैं। अब इनमें कई तरीके के पत्र आते हैं, कार्यालय पत्र है आपका, साथ ही साथ और क्या कहते हैं, संपादक के नाम पत्र हो गया, आवेदन पत्र है, प्रार्थना पत्र है, बहुत तरीके के पत्र होते हैं। इन्हीं पत्रों को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला पत्र क्या हमारा आ रहा है, कार्यालय पत्र। क्या है, सबसे पहले मान लीजिए अगर संपादक को लिख रहे हैं किसी न्यूज़पेपर में तो संपादक महोदय, अगर संबंध है नगर निगम, रेलवे अधीक्षक, आकाशवाणी, केंद्रीय मंत्री। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ पर हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम नहीं जानते हैं, उस कंडीशन में हम उसके पद नाम को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पद नाम को हमेशा, ठीक है। जहाँ पे जैसे हम प्रधानाचार्य का नाम जानते हुए उनका नाम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, सीधे प्रधानाचार्य महोदय, है ना, लिखते हैं ना, वही चीज़। फिर संबोधन करेंगे, इसमें संबोधन बहुत है, मान्यवर महोदय, आदरणीय, संपादक महोदय, ठीक है। अगर क्या कहते हैं स्त्री है तो महोदया। समापन करेंगे, कृपाकांक्षी, निवेदक, भवदीय, विनीत, प्रार्थी, उत्तराकाशी। तो कहने का तात्पर्य सीधे क्या है, यहाँ पर जिस तरह का पत्र लिखा जा रहा है एंड में आपको समापन उसी तरीके से करना है। फिर आते हैं हम आवेदन पत्र पे। किस पे आते हैं, आवेदन पत्र, जहाँ पर हम किसी चीज़ के लिए आवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज़ के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसमें हम किस तरीके से लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। अब आवेदन हम कहाँ करते हैं, आवेदन हम कहाँ करेंगे, आवेदन हम करते हैं अपने स्कूल में प्रधानाचार्य को। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रधानाचार्य महोदय या संबंध अधिकारी। मान लो अगर हम किसी मैनेजर को लिख रहे हैं या अध्यक्ष को लिख रहे हैं, अधीक्षक को लिख रहे हैं, तो वहाँ पर संबंध अधिकारी, संबंध मतलब मान लीजिए अगर हमने वहाँ पर लिखा है तो क्या हो जाएगा आपका, अध्यक्ष महोदय, ठीक है, अभियंता महोदय, कुछ भी करके आप वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है यहाँ पर अगर हम संबोधन लिखेंगे, माननीय महोदय जी, आदरणीय, मान्यवर, मान्य महोदय, ठीक है। तो इस तरीके के संबोधन हम देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये संबोधन जो है वो आपके कॉमन है, इसी तरीके के आपके सभी औपचारिक पत्रों में लिखे जाते हैं। समापन करेंगे, आपका आज्ञाकारी, विनीत, प्रार्थी, भवदीय, कृपाकांक्षी, ठीक है। फिर आ जाते हैं अगर हम पुस्तक मैनेजर, बैंक मैनेजर आदि को लिख रहे हैं, पुस्तक विक्रेता या बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, श्रीमान, महोदय, माननीय, प्रबंधक महोदय, प्रबंधक मतलब होता है मैनेजर, भवदीय, निवेदक आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो तरह की तालिकाओं को देखा। पहली तालिका हमारी किसके साथ में थी, पहली तालिका हमारी थी जो है वो आपके अनौपचारिक पत्रों की थी, ये वाली हमने देखी औपचारिक पत्रों की। तो काफ़ी हद तक मैंने आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा कि भाई संबोधन में, अभिवादन में या समापन में हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें।
यहाँ पर क्लियर कर दिया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए अब हम करने जा रहे हैं पत्र के फॉर्मेट। अब बहुत ध्यान से सारे फॉर्मेट्स देखिएगा। बेसिकली सारी चीज़ें सिमिलर हैं, सारे पत्रों के फॉर्मेट औपचारिक का एक जैसे रहेंगे और अनौपचारिक का एक रहेंगे। अब ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम बड़ों को पत्र लिखते हैं, पिताजी को, माताजी को, छोटों को पत्र लिखते हैं, मित्र को पत्र लिखते हैं। अब इसमें शुभकामना पत्र होते हैं, निमंत्रण पत्र होते हैं। बेसिकली किसी भी तरह के अनौपचारिक पत्र लिखे जाएं, इनके फॉर्मेट एक जैसे ही रहते हैं। अब इसमें क्या चीज़ रहती है ये मैं शुरू करूँ क्वेश्चन के साथ, उससे पहले मैं आपको रफली एक जो है फॉर्मेट बता देती हूँ। देखो सिंपल है, जब हम पत्र शुरू करते हैं तो चाहे औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक पत्र हो, सभी लाइंस सब कुछ आपकी लेफ्ट हैंड पर ही रहेंगी। जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी रहती है तो ये एक तरीके, चाहे आपकी एग्जाम कॉपी हो चाहे आपका कुछ भी हो, ये आपका कहाँ पे रहता है, ध्यान देना, ये आपकी मार्जिन लाइन है। कॉपी में होती है ना मार्जिन लाइन, होती है कॉपी में एक साइड में, तो एग्जामिनेशन कॉपी में तो होती नहीं है, तो आपको बनानी पड़ती है। ठीक है, आपकी स्कूल की या कॉलेज की जो भी कॉपीज़ रहती हैं उनमें ऑलरेडी मार्जिन लाइन रहती है। तो अब बहुत सारे जो है ना ऐसा होता है कि मार्जिन लाइन नहीं होती है, कभी कभी आपको जब पत्र लिखने पड़ते हैं तो मार्जिन लाइन नहीं होती। तो सिंपल क्या करना, एक पेज लेना और पेज में थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके एक ऐसे करके लाइन बना लेना, तो वो एक जो है विजिबल लाइन आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, वो विजिबल लाइन दिख जाती है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर जब हम पत्र शुरू करते हैं तो अनौपचारिक पत्र, अभी हम कौन से पत्र कर रहे हैं ध्यान देना, अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट आपको बता रही हूँ। अनौपचारिक पत्रों में सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं। किसका लिखते हैं, अपना एड्रेस। अब चूंकि हम अगर पिताजी माताजी को लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम घर से दूर कहीं रह रहे हैं, छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उस तरीके से लिखते हैं। तो जैसे अब हम यहाँ पर हमने दे दिया राजकीय छात्रावास। ठीक है, हमने यहाँ क्या लिख दिया, राजकीय छात्रावास दिल्ली। ठीक है, अब जब तक एड्रेस कंटिन्यू रहता है कॉमा लगता है, और जैसे ही एड्रेस कंप्लीट होता है तुरंत आपका पूर्ण विराम लग जाता है, ये चीज़। अब इसके बाद तुरंत आती है आपकी डेट। डेट दो फॉर्मेट में लिखी जाती है। मान लीजिए सपोज आज 24 तारीख है, ठीक है, आज 24 सितंबर है, तो ये कैसे लिखोगे आप, 24.8.2024। ठीक है, ऐसे लिखोगे। एक फॉर्मेट ये होता है, दूसरा होता है 24 सितंबर 2024। ठीक है, एक फॉर्मेट ऐसा होता है। ठीक है, 24 सितंबर 24। ठीक है, या आप ज़्यादा कर सकते हो तो यहाँ 2024 कर सकते हो, ये होता है फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट आपका औपचारिक पत्रों का कहाँ का रहता है, ये रहता है फॉर्मेट आपका औपचारिक पत्र का। और ये वाला जो फॉर्मेट रहता है ये किसका रहता है, आपका अनौपचारिक। क्लियर। तो अब इसके तुरंत बाद हम क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। जैसे आज है, आज हम डाल दिया हमने 10 अक्टूबर, कॉमा लगाइए और आगे लिखिए 24। ठीक है, सिंपल 10 अक्टूबर 24, या आप यहाँ पर कुछ भी दोनों तरीके से लिख सकते हो, 2024 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने अभिवादन संबोधन सब आपको बताया हुआ है ना, तुरंत अब लाइन कहीं नहीं लीव करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मेरे पास आता है कि मैम लाइन कहाँ लीव करनी है, मेरे पास कमेंट्स में भरा पड़ा रहता है कि मैम लाइन कहाँ पे, पत्र में लाइन हम कहाँ लीव करेंगे, लाइन हम कहीं लीव नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आदरणीय माता जी। ठीक है, कॉमा, फिर यहाँ क्या लिखोगे, सादर
चरण स्पर्श। ठीक है, फिर आदरणीय माताजी सादर चरण स्पर्श। फिर जो कुछ लिखना है आप यहां से लिखना शुरू करेंगे। अब सपोज आप लिख रहे हो, एक लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, 3 लाइन लिखा, फिर चौथी लाइन लिखने के बाद आपने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है, यहाँ पूर्ण विराम लगाया, फिर पैराग्राफ चेंज करना है। बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं कि तुरंत यहीं से पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। नो, पत्र में पैराग्राफ चेंज करने में सावधानी रखिए। आपको वापस फिर यहीं पर आना है। कहाँ पर आना है? फिर से लाइन के स्टार्ट पे आना है। फिर से आपको जो भी लिखना है आप एंड में लिखोगे। ठीक है, अनौपचारिक पत्रों को एंड करते हुए जैसे हम यहाँ पर माता जी को लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम घर के बाहर रह रहे हैं, तो घर में क्या होगा, यहाँ पर आपने अपना मैटर एंड किया, यहाँ पूर्ण विराम लगाया, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे कि पिताजी को चरण स्पर्श ठीक है, पिताजी को चरण स्पर्श लिखा, फिर उसके बाद स्नेहा को प्यार। स्नेहा कौन है? आपकी छोटी बहन। बस, अब माता जी को तो चरण स्पर्श आप पहले ही बोल चुके हो, तो यहाँ पर पिताजी रह गए थे घर में और छोटी बहन रह गई थी। इसके अलावा बड़ा भाई हो, जो कोई भी हो, सबको उस हिसाब से संबोधन देकर खत्म करोगे। ठीक है, फिर एंड में आप क्या लिखोगे? आपका प्रिय पुत्र। क्या लिखोगे? प्रिय पुत्र लिख दीजिए, आज्ञाकारी पुत्र लिख दीजिए, कुछ भी, और नीचे आपका नाम। बस, ये होता है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में ध्यान क्या रखना है? अब इसमें ध्यान रखने वाली कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको खास तौर से पॉइंटेड कर रही हूँ, उन्हें दीजिएगा। सबसे पहले, जब तक आपका एड्रेस चलेगा ये कॉमा लगता रहेगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जैसे ही एड्रेस एंड होगा आपको पूर्ण विराम लगा देना है। ठीक है, लाइन कहीं लीव नहीं करनी, सब कुछ आपको इस मार्जिन लाइन के पास ही से शुरू करना है, बीच में से कुछ भी आप शुरू नहीं करेंगे। ठीक, जब हम किसी को भी संबोधन दे रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, वो हमेशा कॉमा में चलेगा, क्योंकि अभी पत्र लेटर जो है वो हमारा क्या है? कंटिन्यू है। डेट की फॉर्मेट आप ध्यान रखना, आपके अनौपचारिक पत्रों में डेट की फॉर्मेट यही रहती है। फिर जो भी मैटर है लिखेंगे, और पैराग्राफ जब भी आप यहाँ पर चेंज करोगे हमेशा न्यू लाइन से ही आपको शुरू करनी है, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करोगे। एंड में अभिवादन देने के बाद आप पत्र एंड कर दोगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैंने आपको फॉर्मेट इसीलिए बता दिया, इसके बाद अभी हम पत्र बताएंगे तो आप देखते रहना, सब इसी तरीके से लिखे गए। अच्छा, अब दूसरी एक चीज़ और ये आती है कि मैम जो एड्रेस लिखा जाएगा वो क्या हम पूरा पोस्टल एड्रेस देंगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको पूरा पोस्टल एड्रेस नहीं देना है। आपने देखा कि मैंने इसे इनिशियल एड्रेस दिया है सिर्फ, कि मैं कहाँ से लिख रही हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ, पूरा पोस्टल एड्रेस की ज़रूरत नहीं। अगर छोटा ही है आपका पोस्टल एड्रेस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 17/292 जनता अपार्टमेंट रोहतास आपका देख रहे हो, तो ये बहुत छोटा सा एड्रेस है, तो आप छोटा सा एड्रेस दे सकते हो। यहाँ अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आप इतना एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना कि एड्रेस चाहे औपचारिक पत्र में हो चाहे अनौपचारिक पत्र में हो, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, अगर हम उससे कोई चीज़ मंगवाना चाह रहे हैं अपने पास, ठीक है, अगर तुम पिताजी को पत्र लिख रहे हो कि पिताजी हमें इतने रुपए मनी ऑर्डर कर दीजिए, तो मनी ऑर्डर करने के लिए उनको हमारा पता जानना ज़रूरी है, हमारा एड्रेस जानना ज़रूरी है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अपना पूरा पोस्टल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, अपना पूरा पोस्टल एड्रेस लिखेंगे। हमेशा औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उससे अगर हमें कोई चीज़ अपने एड्रेस पे मंगवानी है या कोई भी चीज़ ऐसी है जिसके लिए एड्रेस का होना ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में हम पोस्टल एड्रेस देते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्रों में ये कंडीशन दो तरीके से बढ़ती है। मान लीजिए अगर हम अपनी एरिया में गंदगी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने एरिया का एड्रेस देंगे,
ठीक है। और अगर हम पर्टिकुलर अपने घर की बिजली की बात करें, तब उस कंडीशन में हमें अपने घर का पूरा पोस्टल एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, रोड नंबर, सोसाइटी नंबर, जो कुछ भी है सब कुछ हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ एड्रेस को लेकर मेन जो एक आप लोगों के डाउट्स थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। चलिए ओके, अब चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपना लेटर, ठीक है। यहाँ पर लेटर जब भी आएगा आपके पास में क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया शुभकामना पत्र है, अनौपचारिक पत्र में चाहे शुभकामना पत्र हो, निमंत्रण पत्र हो, कुछ भी हो, सबके फॉर्मेट लगभग एक से ही रहते हैं। आप 17/292 जनता कॉलोनी रोहतास के सुरवेश्वर हैं। अपने साले के विवाह की दूसरी वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दीजिए। अब देखिए, अच्छा एक चीज और रहती है, बहुत खास तौर से ध्यान रखना, वो रहती है कि आपका नाम, अब आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने नाम की जगह आबासा या ABCD लिख देते हैं। ये गलती मत करना। अब ये गलती ना करने का रीजन मैं आपको बता दूं, कभी कभी तो क्या रहता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में आपका एड्रेस ये पूरा और आपका नाम ये दिया गया है, तो आपको एक पैरामीटर में बांध दिया गया है, तो आपको उस जगह पे आपको अपना खुद का नाम तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। और सपोज अगर आपका नाम नहीं रहता है तो आप कोई भी इमेजिनेशन नेम दे दो या अपना नाम डाल दो, लेकिन ये ABCD आबासा बिल्कुल मत डालना, ठीक है। एक और क्वेश्चन रहता है, मैम परीक्षा भवन, मैम परीक्षा भवन लिखना है कि नहीं लिखना है। भाई परीक्षा भवन का मतलब होता है जिस एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठकर अपना लेटर लिख रहे हो वो उसका एड्रेस है, ठीक है। मतलब आप वहां पर कोई चीज अपना एड्रेस दे रहे हो तो उसकी लिखने की जरूरत क्या है। अरे माना कि आप में से बहुत सारे लोग अपना एड्रेस नहीं देना चाहते तो इमेजिनेशन एड्रेस बना लो ना, जरूरी है अपना ही एड्रेस दो, मगर जो चीजें ऑथेंटिकली सही नहीं है उनको देने की जरूरत नहीं होती। ये आबासा परीक्षा भवन देने से बचिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपका एड्रेस और आपका नेम जो है वो बाउंड कर दिया गया है। पत्र किसको लिखना है, अपने साले को, यानी कि वाइफ की भाई को लिखना है, ठीक है। तो ये एक अनौपचारिक पत्र है। देखिए क्या है, अब चूंकि एड्रेस लिखा हुआ था तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम ऐसे खड़े हैं, मेरा लेफ्ट साइड ये है, तो लेफ्ट साइड में ही सारी चीजें हो रही हैं। जैसे अब साला है तो छोटा है, क्या दिया है 17/292 जनता अपार्टमेंट रोहतास, और यहाँ पर पिन कोड, तो ये चीजें मैंने आपको दे दी। पिन कोड देखिए हमने इमेजिनेट बना लिया। फिर दिनांक आप डाल दोगे, डेट मैंने आपको पहले ही बता दी है कि डेट का फॉर्मेट क्या रहना है। डेट का फॉर्मेट आपका क्या रहेगा, जैसे अभी आप मान लीजिए 10 मई 2023, ठीक है, इस तरीके से आप डेट डाल दो। फिर आते हैं प्रिय स्वप्निल, चूंकि छोटा है संबोधन प्रिय रहेगा, स्वप्निल उसका नाम लिख दिया, खुश रहो छोटा है खुश रहो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे विवाह की दूसरी वर्षगांठ पर तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर करे आप दोनों की यह जोड़ी सदैव बनी रहे। ढेर सारी शुभकामनाओं सहित तुम्हारा बहनोई सुरेश्वर। देखिए सिंपल, कुछ नहीं लिखना होता है ज्यादा, चूंकि शुभकामना पत्र है आप उसको बधाई दे रहे हो। अब मान लो अगर आपके पास वर्ड लिमिट्स आती हैं कि इतना लिखना, तो ये पत्र तो बहुत छोटा सा है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, सिर्फ बता दो तुम्हारे विवाह की दूसरी वर्षगांठ पर तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर करें आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। और बताओ स्वप्निल तुम्हारे इस वर्षगांठ पर तुम्हारे इसको मनाने की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो या कोई तुमने समारोह आयोजित किया है, और उस समारोह आयोजन में कितने लोगों को आमंत्रित किया है, ठीक है। और मेरी तरफ से, अब चूंकि तुम बड़े हो तो उसमें क्या सकते हो, मेरे तरफ से मैं तुम्हें क्या तोहफा दे सकता हूँ ये मुझे ज़रूर बताना, मुझे तहे दिल से बहुत खुशी होगी। और तुम्हारी बहन भी तुम्हें, अब चूंकि बहन की तरफ से, तो तुम्हारी बहन भी तुम्हें इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। तो ऐड करने के लिए तो बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना, तो इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी अनौपचारिक पत्र है, निमंत्रण पत्र है। निमंत्रण पत्र मतलब किसी को हम बुला रहे हैं। क्या है देखिए, आप परमिंदर शर्मा हैं, अब आपका नाम फिर से यहाँ पर डिसाइडेड है, आपका नाम जो कोई भी हो, अब हमने आपका नाम रख दिया परमिंदर शर्मा, तो यहाँ पर आ गए आप परमिंदर शर्मा, तथा अपने घर पर माँ भगवती का जागरण कराने जा रहे हैं। आप अपने बड़े भाई को दिनांक, अब दिनांक छोड़ दिया गया, क्यों,
क्योंकि जिस तारीख को भी आप लेटर लिखोगे उसी हिसाब से आप डेट डालोगे। तो मान लीजिए अगर लेटर आप 10 मई को लिख रहे हो तो जागरण आगे से 10 दिन पहले का ही रख लो, ठीक है। आज अगर 10 मई है तो अब ये मान के चलो कि आगे 20 मई को जागरण होगा, दिनांक 20 मई यहाँ पे डाल दो, दिनांक 20 मई 2024 को आयोजित भोज तथा रात्रि जागरण में आमंत्रित कीजिए, ठीक है। अब ये चीज ब्लैंक क्यों छोड़ी जाती, रीजन ये होता है कि भाई जिस दिन आप लेटर लिखोगे, अब आमंत्रण तो 4 दिन आगे का ही दिया जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि 10 मई का लिख रहे हो तो आप 8 मई का निमंत्रण दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे, हमेशा आगे का दोगे। तो इसीलिए यहाँ पर डेट छोड़ी गई, हमने एक इमेजिनेटिव डेट डाल दी। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर सबसे पहले चूंकि आपका नाम दिया गया था, एड्रेस नहीं दिया गया था, तो एड्रेस दोगे 118 सेक्टर 18 जॉर्ज टाउन दिल्ली। डेट डालो, अब चूंकि मैंने यहाँ पर 20 मई डाल दी है तो चलो यहाँ पर मैं 15 मई डाल देती हूँ, ठीक है, 15 मई 2024, ठीक है। तो 20 मई को जागरण है और रात्रि भोज है यानी कि डिनर है, और ये पत्र कब लिखा जा रहा है, 15 मई को लिखा जा रहा है, ठीक है। आदरणीय बड़े भाई साहब, आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये कहाँ लिखना है, आपको अपने घर पर माँ भगवती अपने बड़े भाई को बुलाना है, तो यहाँ पर आदरणीय लिखेंगे आप, है ना। आदरणीय बड़े भाई साहब नमस्कार, आशा है कि आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी अनौपचारिक पत्र लिखोगे दूसरे की अच्छे होने की कामना करोगे और अपने अच्छे होने की बात दूसरे को बताओगे। यहाँ पर क्या है, आशा है कि आप सब परिवार आनंद से होंगे। समाचार यह है कि हम अपने निवास पर दिनांक, अब यहाँ पर देखो फिर से दिनांक मिसिंग है, तो यहाँ पर दिनांक मिसिंग है तो आप यहाँ पर वो दिनांक डालोगे, को माँ भगवती का जागरण कराने जा रहे हैं। इस पुण्य अवसर पर आप सब परिवार पधार कर कृतार्थ करें तथा आशीर्वाद दें। भगवती जागरण रात्रि 10 बजे प्रारंभ होगा जो सुबह 5 बजे तक चलेगा। इससे पहले 8 बजे प्रीति भोज का आयोजन है। आपसे निवेदन है कि आप सभी दोपहर तक अवश्य पहुंच जाएं तथा अतिथियों के सत्कार का कार्यभार संभालें। अब चूंकि घर के वो बड़े हो जाएंगे तो उनको सबसे इम्पोर्टेंट वर्क दिया गया है घर के लोगों का सत्कार करना, यानी कि वो सभी आए उनका बहुत अच्छे से स्वागत करना। आपका अनुज परमिंदर शर्मा। अब चूंकि आप बड़े भाई हो, अब यहाँ पर आप आदरणीय बड़े भाई की जगह आदरणीय अग्रज नमस्कार, ठीक है। अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़े भाई, ठीक है। यहाँ पर अनुज लिखे हो तो यहाँ पर अग्रज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया किसका, अनौपचारिक पत्र का। अब हम बढ़ चल रहे हैं किस पे, औपचारिक पत्रों पर, ठीक है। अब औपचारिक पत्रों को भी चलिए मैं एक इनिशियल बता देती हूँ कि कैसे अपन इसको करेंगे। सिंपल वही चीज, आप एक मार्जिन लाइन ध्यान रखना तो आपके पास में रहेगी। जब भी हम औपचारिक पत्रों को शुरू करते हैं तो हमेशा हम वहां पर क्या करेंगे, जैसे सेवा में भाव, सेवा में एक कॉमन सा शब्द है, आप चाहो तो सभी में लिख सकते हो सेवा में, ठीक है, क्योंकि हम उनसे ही बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे सेवा में। फिर अब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी संस्था का है, हम उसका नाम नहीं जानते, तो उस जगह उसका पद नाम लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम किसको लिख रहे हैं, मान लो स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे क्या, प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाचार्य मान्यवर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, अब ये प्रधानाचार्य हैं, कहाँ के प्रधानाचार्य हैं, संस्था का नाम लिखोगे। मान लो अगर आपने यहाँ संपादक महोदय लिखा या अभियंता महोदय लिखा या अध्यक्ष महोदय लिखा, तो अब आप किसी को भी लिख रहे हो, नगर निगम को लिख रहे हो, जल बोर्ड को लिख रहे हो, बिजली बोर्ड को लिख रहे हो, तो उस संस्था का नाम यहाँ पर लिखोगे। अब ये प्रधानाचार्य किस संस्था के हैं, स्कूल के हैं, तो आप क्या लिखोगे, राजकीय पब्लिक स्कूल लिख दो, चलो ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजकीय पब्लिक
स्कूल। जब तक एड्रेस कंटिन्यू रहेगा, याद रखिए सबके बाद कॉमा लगता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब ये राजकीय पब्लिक स्कूल कहाँ पर है? मान लो देहरादून में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, देहरादून, ठीक है। देहरादून कहाँ आता है? उत्तराखंड, ठीक है। अब यहां पर आप क्या लिखोगे? उत्तराखंड पूर्ण विराम। अगर आपको पिन नंबर पता है तो डालो। इसके बाद आ जाती है डेट। जैसे अब डेट हम डाल रहे हैं क्या, 10 मई, तो मई के लिए हम क्या करेंगे, आपका 5। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, 2024, डेट डाल दिया। इसके बाद क्या आएगा, सीधे विषय आएगा। विषय 2 डॉट देके जो भी आपका विषय है वो लिखिए, पूर्ण विराम। फिर उसके बाद संबोधन आ जाएगा, प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य महोदय। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, विषय लिखने के बाद मान्यवर, महोदय, कुछ भी लिख दीजिए। तो या श्रीमान, यहाँ तो हम क्या लिखेंगे, मान्यवर। फिर जो भी आपका मैटर है आप उसको लिखो। पैराग्राफ चेंज करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद जब इसको एंड करोगे तो एंड लिखते समय हम क्या लिखेंगे, सा धन्यवाद, ठीक है। अब चूंकि आप कॉलेज में हैं तो क्या होगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। और हाँ, हमेशा स्कूल में आपकी आइडेंटिफिकेशन आपका नाम नहीं, आपका क्लास और सेक्शन होता है। तो आप क्या लिखेंगे, कक्षा 10A, ठीक है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। तो ये आपका फॉर्मेट है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। सब कुछ आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, कोई भी चीज राइट हैंड साइड नहीं जाएगी, सब लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा। ये जैसे है ना, तो ये भी आपका कहाँ है, मार्जिन लाइन के पास ही है, ठीक है। तो ये भी आपका इसी की नहीं, या नीचे जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिख दिया, ये इस तरीके से आएगा। चलिए अब हम इसी से शुरू करते हैं अपना लेटर। देखिए क्या है ये, अब हम एक सरकारी पत्र लिखने जा रहे हैं। संस्था क्या है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव की ओर से, गृह मंत्रालय का सचिव, मुख्य सचिव पंजाब राज्य को। अब मुख्य सचिव, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, संस्था है भारत सरकार का गृह मंत्रालय, पोस्ट है सचिव, कौन है, मुख्य सचिव, पत्र लिखने वाला यानी कि प्रेषक, ठीक है। अब किसको लिख रहा है, मुख्य सचिव पंजाब राज्य को। किसको लिख रहा है, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का सचिव यानी कि सेक्रेटरी, पंजाब राज्य के मुख्य सचिव यानी कि जो आपका सचिव है उसको एक सरकारी पत्र लिखें जिसमें राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पे चिंता व्यक्त की गई है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट यानी कि पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा जा रहा है कानून व्यवस्था के बिगड़ने के लिए, ठीक है। तो किसको भेजना है और कौन प्राप्त करता है, प्रेषक और प्रेषिती दोनों के बारे में दिया गया है। तो ये हमारे जो सचिव हैं ये कौन है, ये प्रेषक हैं जो भेज रहे हैं, और ये मुख्य सचिव कौन है, ये प्रेषिती हैं यानी कि प्राप्तकर्ता, किसको ये पत्र प्राप्त करता हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो प्राप्तकर्ता सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सेवा में मुख्य सचिव पंजाब राज्य चंडीगढ़, ठीक है। अब इसमें आपको एक भी अगर गड़बड़ी दिखाई दे रही है तो मुझे बता दो, बताओ कोई गड़बड़ी दिखाई दे रही है, मुझे तो दिख रही है, ठीक है। मुझे ये दिख रही है कि पंजाब राज्य बाद में आएगा, ठीक है,
ओके, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आते हैं हम डेट पे, ठीक है, डेट लिख दीजिए, डेट का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर डेट के तुरंत बाद आता है विषय। विषय में क्या है, राज्य में कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति। हम विषय क्यों लिखते हैं, इसका रीजन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो रीजन लिखना जरूरी होता है। चलिए अब आते हैं, महोदय मुझे यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि पंजाब की बिगड़ती कानून। अब सूचना देने का आदेश हुआ है, कौन कर रहा है, गृह मंत्रालय कर रहा है, यानी कि होम मिनिस्टर कर रहा है इस चीज के लिए। पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति में केंद्र सरकार चिंतित है, सेंट्रल गवर्नमेंट चिंतित है। सरकार ने इस स्थिति से दृढ़ता से निपटने का निश्चय किया है। इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि राज्य में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की जाए, यानी कि जो भी आप उचित समझे वो सभी कार्यवाही आप कर सकते हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार को सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगी, यानी कि आपको अगर किसी तरह की हेल्प की जरूरत है तो आप वो हेल्प ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब यहाँ पर भवदीय किसने बोला है, तुमुल श्रेयसी ने, सचिव हैं वो गृह मंत्रालय के भारत सरकार के। अब ये हमेशा ध्यान रखना, चूंकि यहाँ पर प्रेषिती का जो प्रेषक का है वो पोस्टर दिया गया है, उसका पद नाम दिया गया, नाम नहीं दिया गया, तो नाम तो आप कोई भी बना लो, लेकिन पद नाम यहाँ पर मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो एक सरकारी पत्र था, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं प्रशंसा या शिकायती पत्र। अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत जगह जाते हैं तो कोई सरकार द्वारा किया गया काम हमें बड़ा अच्छा लगता है तो हम उसके लिए प्रशंसा के लिए उस डिपार्टमेंट में पत्र लिख देते हैं। और अगर मान लीजिए हमें कोई शिकायत मिलती है, उस जगह व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो हम शिकायती पत्र भी लिखते हैं। तो ये होते हैं आपके प्रशंसा या शिकायती पत्र। चलिए देखते हैं क्या है। अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें नगर में बिकने वाले खाने पीने के पदार्थों में मिलावट और सफाई के ना होने की शिकायत की गई है। अब यहाँ पर क्या है, शिकायती पत्र। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हो सकता है, जहाँ पर आपने बस में ट्रैवल किया तो वहाँ का कंडक्टर ने किसी की जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करी उसका पर्स लूटने से बचाने के लिए, या किसी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखे गए। यहाँ पर उसी तरीके से शिकायत करी जा रही है कि शहर में ऐसे बहुत जगह खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं जो अनहाइजीनिक हैं, जिनमें शुद्धता भी नहीं है, प्योरिटी भी नहीं है, और साथ ही साथ वो सभी अनहाइजीनिक है। तो उनकी शिकायत आप कर रहे हो। कहाँ किसको लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, आपका कोई भी नाम नहीं दिया गया है तो आप लिखोगे। साथ ही साथ लिखना किसको है, स्वास्थ्य मंत्रालय को। कहाँ पर दिया गया, देखो यहाँ पर लिया बिकने वाले स्वास्थ्य अधिकारी को। तो स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय में, हेल्थ मिनिस्ट्री का है। देखिए क्या है, प्रति स्वास्थ्य अधिकारी झांसी दिनांक। सिंपल, कुछ नहीं करना है। स्वास्थ्य अधिकारी के बाद आप स्वास्थ्य मंत्रालय लिख सकते हो, ठीक है। स्वास्थ्य अधिकारी के बाद मंत्रालय का नाम लिख सकते हो, किस मंत्रालय में, और झांसी, ठीक है। फिर दिनांक दे दीजिए। विषय है खाद्य पदार्थों में मिलावट। सिंपल क्या है, देखिए, मान्यवर, मैं एक सजग नागरिक के रूप में आपका ध्यान नगर में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। आशा है कि आप इस ओर ध्यान देकर स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। नगर में फल व सब्जी विक्रेता गले सड़े फलों को फेंकने की अपेक्षा एक छोटी रेहड़ी पर अलग से रखकर नौकर इत्यादि के द्वारा सस्ते दामों पर बेचने का प्रयास करते हैं। निर्धन ग्राहक इन्हें खरीदने का लोभ संवरण नहीं कर पाते, यानी कि भाई चलो सस्ता है, ठीक है चलो ले लेते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं वो लोग, और कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। गर्मियों के मौसम में हैजा जैसी बीमारी फैलने की आशंका रहती है। नगर के हर कोने में ऐसी रेहड़ियां दिखाई देती हैं जिन पर पकोड़े, गोलगप्पे, चाट, घटिया आइसक्रीम और नकली ठंडे पेय पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इनको बनाते समय सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। इनमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है। जहां खड़े होकर ये अपना सामान बेचते हैं वहां कचरा, गंदगी भी फैलाते हैं। कूड़ेदान का प्रयोग भी ये लोग नहीं करते हैं। इस दशा में सुधार हेतु आपके विभाग के कर्मचारियों की मुस्तैदी से काम करना चाहिए। मतलब आपके स्वास्थ्य अधिकारी डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहकर काम करना चाहिए। मिलावटी व खराब सामान बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
आशा है कि आप इस ओर ध्यान देंगे। भवदीय, अब भवदीय की जगह आप जागरूक नागरिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप एक नागरिक के तौर पर लिख रहे हो। तो भवदीय जगह आप क्या लिख सकते हो, जागरूक नागरिक। हस्ताक्षर जल्दी सिंह, लक्ष्मीबाई नगर, झांसी। ठीक है, कुछ नहीं। तो अब आप देख रहे हो ना, मैंने आपको फॉर्मेट पहले ही बता दिया, उसी फॉर्मेट के अंदर आप देख रहे हैं तरह तरह के पत्रों को। अभी आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर पत्र देखे दो तरीके। अब आ गए हम अपना नेक्स्ट पत्र, जहां पर हम देखेंगे प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। अब ये किसको लिखा जा रहा है, प्रधानाचार्य को। अब ये प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र हम प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं, या फिर आप कहाँ लिख सकते हो, आप बताओ। जहाँ पर हम कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, हमेशा देखिए हम अपने बायोडेटा के साथ एक एप्लीकेशन अटैच करते हैं पहले, तो वो अटैच एप्लीकेशन क्या होती है, आवेदन पत्र होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें फीस की छूट देने के लिए निवेदन हो। क्या है, प्रति प्रधानाचार्य, तो प्रति है, सेवा में है, आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसीलिए वेरिएशन में आपको चीजें दे रही हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ सके। फिर आते हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली। ठीक है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ करना था, मैंने जैसे आपको बताया था। सबसे पहले आप पद नाम दे देंगे, फिर उसके बाद वो कहाँ का पद है और कौन सी सिटी है, लिखने के बाद दिनांक दे दीजिए। दिनांक का फॉर्मेट आपको बता दिया है, उसी फॉर्मेट पे स्टिक रहिएगा। औपचारिक अनौपचारिक में डेट का फॉर्मेट अलग अलग रहता है। फिर आ जाते हैं विषय, फीस में छूट हेतु मान्यवर। निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी पिछले वर्ष लोक संपर्क विभाग से चौकीदार पद से अवकाश मुक्त हुए हैं। अवकाश मुक्त होने का मतलब क्या है, रिटायर हुए हैं। उनकी पेंशन बहुत मामूली है, जबकि अभी परिवार का सारा बोझ उन पर है। यानी कि भाई घर में जितने भी लोग हैं सबका कारभार वही कर रहे हैं। मेरे अतिरिक्त मेरे 2 भाई 1 बहन भी पढ़ते हैं। हमारी फीस में पिताजी की पेंशन का अधिकांश भाग निकल जाता है। मैं हर वर्ष कक्षा में प्रथम आता हूँ। मैं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। मेरे व्यवहार से सभी अध्यापक संतुष्ट हैं, यानी कि मैं एक पढ़ने लिखने वाला, एक्टिव और अच्छा बच्चा हूँ। ये चीज़ आप पहले साबित करोगे। अतः कृपा करके मेरी फीस माफ करने का कष्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपकी अति कृपा होगी। सब धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अभ्युदय, कक्षा 10। तो हमेशा अगर आप स्कूल में लिख रहे हो तो स्कूल में कक्षा लिखो, नहीं तो आप जैसे मान लीजिए आप अगर एक टीम के लिए बात कर रहे हो, तो अगर आप कोई भी पोस्ट होल्ड करते हो स्कूल में, जैसे मान लीजिए हेड बॉय हैं आप, या फिर आप किसी टीम के कप्तान हैं, कुछ भी हैं, तो उस पोस्ट को आप जरूर मेंशन कर देना नीचे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं संपादकीय पत्र। ये पत्र कौन सा होता है, जब हम किसी न्यूज़पेपर में किसी भी वहाँ के एडिटर को पत्र लिखते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, एडिटर को, मतलब जो वहाँ का जो एडिटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संपादक। क्या बोलते हैं, संपादक। तो वो पत्र हमारे क्या कहलाते हैं, संपादकीय। ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर को हम अगर लिखते हैं तो। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाने पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अब पत्र में आप समझिए, पहले जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो ना, तुरंत लिखने पर नहीं आओ। सबसे पहले ये देखो कि भाई आपसे करने को कहा क्या जा रहा है। अब उन्होंने बोला कि भाई आपके क्षेत्र में जो है वो स्वास्थ्य विभाग चारों तरफ गंदगी जो फैली है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपने शिकायत करी, अभी हमने एक पत्र स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा था ना, तो आपने भाई वहां पर आपने शिकायत भी कर दी, लेकिन उसके बावजूद वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आपने क्या किया, जब आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो अब हम पब्लिकली ये बात कहेंगे। तो पब्लिकली नाम करने के लिए आप क्या करोगे, एक न्यूज़पेपर को पत्र लिखोगे। अब आप बोलोगे न्यूज़पेपर को पत्र लिखकर मैम क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर में एक सेक्शन होता है, वो क्या होता है, आपका संपादक के नाम पत्र का सेक्शन होता है, जिसमें जब हम ये पत्र लिखेंगे तो मेरा पत्र एज इट इज उस न्यूज़पेपर में छाप दिया जाएगा।
जब छपेगा तो इतने सारे लोग पढ़ेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी भी जागरूक होगा इसको लेकर। स्वास्थ्य अधिकारी ने जब मैंने उसको प्राइवेटली पत्र भेजा, उसने नहीं सुना, तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूज़पेपर में छपवा दिया। तुम अब ऐसे नहीं सुनोगे तो तुम अब देखोगे, क्योंकि अब क्या होता है ना कि अभी तो स्वास्थ्य अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, जब न्यूज़पेपर में छपता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट तक बात पहुंच जाती है, स्टेट गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी। जब स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा अरे ये बात है तो तुमने क्यों ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक तरीका होता है, कोई भी नागरिक अपनी समस्या को पहले तो उस क्या कहते हैं सेक्शन तक पहुंचाता है। अगर वो लोग नहीं सुनते हैं बार बार पत्र देने से, तो इस तरीके से भी पत्र छापकर वो गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर सकता है। ठीक है, चलिए संपादक के नाम हम पत्र लिखेंगे। प्रति प्रधान संपादक दैनिक हिंदुस्तान, कस्तूरबा गांधी नगर मार्ग, नई दिल्ली। दिनांक डेट, तो जिसको भी पत्र लिख रहे हो इसी तरीके से पूरा एड्रेस आपको देना होता है उनका। पोस्ट और कंपनी किस सिटी में है, किस स्टेट में है, पूरा सारी चीजें। डेट दीजिए, फिर विषय दीजिए, क्षेत्र की गंदगी की ओर कोई ध्यान ना देने हेतु। ठीक है, अब इसमें आपने देखा ना, क्षेत्र का नाम तो दिया नहीं गया है अभी तक, तो जब आप पत्र लिखोगे तो आपका क्षेत्र का नाम अंदर देना पड़ेगा। नहीं तो इसका एक तरीका ये है कि जब एंड में अपना नाम लिखोगे तो उस जगह उस क्षेत्र के साथ अपना जो एड्रेस है वो मेंशन कर सकते हो। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान दया बस्ती क्षेत्र की गंदगी की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। अब इन्होंने देखो क्षेत्र का नाम दे दिया, दया बस्ती क्षेत्र दे दिया ना। आशा है कि आप इसे अपने अखबार में प्रकाशित करेंगे। दया बस्ती दिल्ली का ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकतर लोग मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से संबंध रखते हैं। यहाँ की गलियों और सड़कें हर समय पानी से भरी रहती हैं। क्षेत्र में योग्य पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। अब आपको जो जो शिकायत है आप खुल के सारी चीजें लिखो। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं जिन्हें निगम के कर्मचारी उठा नहीं ले जाते। इस संबंध में निगम के अधिकारियों से कई बार मिलने की कोशिश की, भाई चलो मैं मिलके आप अपनी रिक्वेस्ट दे दूं, तो मिलने की कोशिश की, लिखित रूप में दिया, परंतु झूठे आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला। मतलब मैंने तरह तरह से कोशिश करी कि भैया सुन लो, इन लोगों ने नहीं सुना। इसके अतिरिक्त एक नई समस्या भी सामने आई। निगम के सफाई कर्मचारी उस इलाके में आते हैं और बिना काम करे चले जाते हैं। भाई हर जगह नगर निगम के अधिकारी आते हैं ना, सुबह कूड़ा लेना, सफाई करना, तो वो आते तो हैं मगर सफाई नहीं करते, आते हैं, टहलते हैं और चले जाते हैं। उनसे कुछ कहने पर वह दुर्व्यवहार करते हैं तथा अतिरिक्त शुल्क की मांग करते हैं। तो जो जो आपकी समस्या थी आपने सब लिखी, क्योंकि अब ये पत्र कहाँ छपेगा, पेपर में छपेगा, तो सारी बातें वहां पर उजागर हो जाएंगी। हमें आशा है कि इस मामले पर नगर निगम गंभीरता से विचार करेगा तथा इस इलाके की समस्या को दूर करने की कोशिश करेगा। कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की भी हमें पूर्ण उम्मीद है। कि मतलब हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से ये जो डिपार्टमेंट है इन लोगों पर कार्यवाही करेगा। भवदीय कुणाल किशोर, अध्यक्ष दया बस्ती सुधार समिति दिल्ली। तो हमने देखिए क्षेत्र की बात करी थी, तो जब आप क्षेत्र की बात करते हो तो दया बस्ती का आपने जहां नाम लिया, इसका मतलब आप उस पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हो। अब आप किस हैसियत से लिख रहे हो, आप उस क्षेत्र सुधार समिति के अध्यक्ष हो, प्रेसिडेंट हो, तो उस हैसियत से आप लिख रहे हो ताकि आपकी बात वहां पर सुनी जाए। चलिए अब आपके लिए मैंने यहाँ पर एक स्लाइड की व्यवस्था करी है जहां पर हम दोनों ही पत्रों में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हमने समझ तो लिया। सबसे पहले हम इस पूरे सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करा। एक तरफ हम यहाँ पर लिख रहे हैं औपचारिक पत्र, का फॉर्मेट आपको बताऊंगी, और इधर बताऊंगी आपको अनौपचारिक पत्रों का। वैसे तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करती हूँ, जो मैंने आपको बताया है कि हमेशा ध्यान रखना एक मार्जिन लाइन के साथ ही काम करना।
अगर मार्जिन लाइन नहीं आपकी कॉपी में दी हुई है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते तो उतना पेज आप फोल्ड कर लीजिए, तो आपका मार्जिन लाइन एक बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए अब हम पत्र शुरू कर रहे हैं। दोनों पत्र में हम डिफरेंस करते हुए बताएंगे, क्योंकि अक्सर आप लोग पत्र के फॉर्मेट भूल जाते हैं। तो औपचारिक पत्र में हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस, उसका पद नाम और उसका एड्रेस ऊपर आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, हमेशा ध्यान रखना ये मार्जिन लाइन है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से चलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सेवा में, फिर यहाँ पर जो भी पद है वो लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जिसके वो हैं पूरा एड्रेस आप लिखेंगे राजकीय विद्यालय। ये विद्यालय कहाँ पर है आपका, आप समझ लीजिए आपका ये है लखनऊ। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपने ब्रैकेट में लिख दिया और इसी के साथ पूर्ण विराम लगा के ये एड्रेस खत्म हो गया। फिर आप यहाँ पे डालोगे डेट। डेट क्या है आपकी, 10/5/2024। तो ये डेट तक का हमने फॉर्मेट आपको बताया, कहाँ, ये औपचारिक पत्र में। जिसको हम पत्र भेज रहे हैं वो इस तरीके से आएगा। अनौपचारिक पत्र में जो पत्र लिखता है यानी कि मैं, ठीक है, मैं अपना एड्रेस ऊपर लिखूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, सबसे पहले मैं बाहर हॉस्टल में रह रही हूँ तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, सुदर्शन छात्रावास, राजौरी गार्डन, कॉमा लगाइए, नई दिल्ली। ठीक है, पूर्ण विराम। एड्रेस जहां खत्म होता है वह पूर्ण विराम, जैसे यहां लगाया वैसे वहां पर लगाया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमें डेट लिखनी है, तो डेट वही लिखिए, यहाँ पर 10/5/2024 था, यहाँ क्या डालेंगे हम, 10 मई 2024। ठीक है, वापस अनौपचारिक औपचारिक पत्र में आइए। अब यहां पर हमें क्या देना होता है, विषय। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, विषय। यहाँ पर जो भी आपका विषय है लिखने के बाद पूर्ण विराम लगा दीजिए। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई विषय नहीं लिखा जाता, अनौपचारिक पत्रों में कोई विषय नहीं आता। फिर उसके बाद वापस आइए आप यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संबोधन शब्द। ठीक है, संबोधन शब्द लिखेंगे। तो संबोधन शब्द हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मान्यवर, कॉमा लगा दीजिए। अब यहाँ पर हम मान लीजिए लिख रहे हैं किसको, पिताजी को पत्र लिखें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आदरणीय पिताजी, कॉमा, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, सादर चरण स्पर्श पूर्ण विराम। ठीक है, अब आपको जो कुछ भी लिखना है जस्ट इसी के नीचे से लिखना शुरू कर दो। ठीक है, 2 लाइन लिखी, तीसरी लाइन में हमें पैराग्राफ चेंज करना है तो हम फिर वापस यहीं पर आएंगे। ठीक है, फिर और यहाँ पर हमारा लेटर खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी है, एक बार पैराग्राफ चेंज करना है, 2 बार करना है, जब भी करना हमेशा मार्जिन लाइन के पास से आना। सेम यहाँ पे करेंगे, मान्यवर के बाद आपने कॉमा लगाया और उसके बाद जो कुछ भी आपको मैटर लिखना है आप यहाँ पर मैटर लिखो। बीच में आपको पैराग्राफ चेंज करना है, पूर्ण विराम लगाइए, वापस मार्जिन लाइन के पास आइए और फिर से आप इसको लिखिए, जो भी आपका मैटर है। मैटर खत्म, पूर्ण विराम। ओके, तो इस तरीके से हमने अभी तक दोनों के मैटर साथ साथ करते हुए लिखा। ठीक है, एंड करते समय जब औपचारिक को हम एंड करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर जब हम एंड करते हैं
तो अब हम जिसको भी अनौपचारिक पत्र में जब हम जिसको भी पत्र लिख रहे हैं, तो जिसको एक व्यक्ति को हमने पत्र लिखा उसे संबोधन दे दिया, लेकिन परिवार में और भी लोग हैं, आपसे जो बड़े हैं उनको प्रणाम नमस्कार कीजिए, जो छोटे हैं उन्हें स्नेह दीजिए। अब जैसे यहाँ आपने आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श लिख दिया, अब माताजी बची, तो क्या यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माताजी को चरण स्पर्श, और यहाँ पर अग्रज भाई, अग्रज भाई लिख दो, जो भी है, अग्रज को चरण स्पर्श और प्यारी सुनैना को प्यार। ठीक है, बड़े भाई को आपने चरण स्पर्श, माता को चरण स्पर्श और प्यारी बहन सुनैना को प्यार, यानी कि प्यार दे रहे हो, यानी कि वो आपसे छोटी है। ठीक है, अब यहां तक तो हम चले साथ साथ। अब हमें को एंड करना है। एंड करते समय क्या करोगे, चलो वापस हम आते हैं औपचारिक पत्र में। चूंकि हम ये लिख रहे हैं प्रधानाचार्य महोदय को, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, कॉमा लगाइए, आपका नाम क्या है, सोमेश वर्मा। ठीक है, आपने यहां लिखा, यहां पर लिखेंगे आप कक्षा 10 बा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना स्कूल में आपका नाम पूरा होना चाहिए विद सरनेम। ठीक है, पहली चीज याद रखना, विद सरनेम। आपको आपकी पोस्ट या आपका जो भी क्लास है उसे मेंशन करो। अब अगर हम इस पे आ जाएं, ठीक है, अगर हम इस पे आए तो अब यहां पर आपने पिताजी को पत्र लिखा था, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, आपका प्यारा पुत्र, यहां पे आप लिख सकते हैं आपका प्यारा पुत्र सोमेश। ठीक है, सिंपल। यहां पर आपको अपना फुल नेम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या आप यहां पर लिख सकते हैं स्नेहकांक्षी, यानी कि स्नेह की आकांक्षा रखने वाला, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 पत्र लिखे जाएंगे। मैंने आपको दोनों ही चीजें यहां पर क्लियर कर दी, साफ तौर से देख लो, ऐसे ही फॉर्मेट रहता है। आप याद रखना, विराम चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं, लाइंस कहाँ से लिखनी है ये ध्यान रखना है, आपको अपनी डेट्स याद रखनी है, और हाँ, हमेशा नाम की जगह अपना नाम दीजिए। अपना नाम नहीं देना चाहते, इमेजिनेशन नाम दीजिए। आवास आप मत लिखिएगा, परीक्षा भवन की आपको ज़रूरत नहीं है, अपना एड्रेस नहीं देना है, मत दो, कुछ भी इमेजिनेटिव एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, ये एक फैक्ट है, कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं करना जो आपको बाद में परेशानी करे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी आपके इस लेटर के फॉर्मेट में। तो मैंने आपको दोनों ही तरह के लेटर, उनकी फॉर्मेट, सभी कुछ बता दिया। चलिए, अब बारी है कि आप इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखिए समझ तो हम लेते हैं, प्रैक्टिस अगर तुरंत नहीं करते तो चीज़ों से दिमाग से चीज़ें निकलने में समय नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक DPP है जिसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी लेटर्स दे दिए हैं। ठीक है, उन लेटर्स को आपको लिखना है, जहाँ पर औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही तरह के पत्र दिए गए हैं, उन्हें लिखिए, प्रैक्टिस करिए। और अब हम मिलेंगे उसी DPP के सॉल्यूशन के साथ, यानी कि उन पूरे पत्रों के फॉर्मेट में आपको फिर से बताऊंगी, और फिर आप मिलाना कि आपने जो लिखा है उनमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने गड़बड़ करी हैं। ठीक है, फिर उनको आप करेक्शन करना और देखना आपके दिमाग में ये पूरा फॉर्मेट एज इट सेटल डाउन हो जाएगा। तो करीबन आपके पास यहाँ पर मैंने 6 पत्र दिए गए हैं, 5-5 नंबर के हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 30 नंबर के। ठीक है, अब फटाफट कर लीजिए ताकि हम उसको मिलाएं बैठ के। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।